आगे समझिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। We have studied that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field such that the direction of the current is perpendicular to the magnetic field, it experiences a force, ठीक है। ये पहले अपन मोटर के पहले पढ़ चुके हैं। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो डेफिनेटली उस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। दिस फोर्स कॉजेज द कंडक्टर टू मूव, और इसी फोर्स की वजह से कंडक्टर क्या करता है, मूव करता है। आगे बात करते हैं। Now, let us imagine a situation in which a conductor is moving inside the magnetic field or magnetic field is changing around a fixed conductor. दो केस है, या तो मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर मूव करे या कंडक्टर को फिक्स कर दे, उसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो वेरी करे, ठीक है। व्हाट विल हैपन, क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा और इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगेगा। कहां की बात कर रहे हैं, वही फैराडे का एक्सपेरिमेंट, याद कीजिएगा। दिस वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय इंग्लिश फिजिसिस्ट माइकल फैराडे, आ गए ना, इन 1831। फैराडे मेड एन इंपॉर्टेंट breakthrough by discovering how a moving magnet can be used to generate electric currents. To observe this effect, let us perform the following activity. क्या समझ में आया, अगर अपन किसी फिक्स्ड कंडक्टर की सराउंडिंग का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको चेंज करें या किसी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मूव कराएं, दोनों केसेस में कंडक्टर में कुछ नया चेंज देखने को मिलता है। That change is known as induced EMF। और ये बात किसके थ्रू पॉसिबल हुई, माइकल फैराडे ने अपना एक एक्सपेरिमेंट रखा 1831 में। मैंने बताया था आपको, एक कंडक्टिंग कॉइल ले लिया सोलेनॉइड टाइप की और उसके अंदर मैग्नेट को ले गए बाहर लाए, ले गए बाहर लाए, याद होगा आपको। ये कहते हैं, मैंने ये वाला एक्टिविटी डिस्कस करा, चलो भाई ये कहते हैं कर लेते हैं। टेक अ कॉइल ऑफ वायर ए बी हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, या आपने कॉइल ले लिया ए बी का, ठीक है। कनेक्ट द एंड्स ऑफ द कॉइल टू अ गैल्वेनोमीटर एज सुन, ठीक है, इसको आप गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दीजिए, ये लगा दीजिए गैल्वेनोमीटर। भाई रोल क्या है गैल्वेनोमीटर का, इट इज द डिवाइस कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट और मेजर द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। ये एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत ही छोटे अमाउंट के करंट को मेजर कर सकता है और ये भी पता लगा सकता है कि आपके वायर में करंट फ्लो हो रहा है या फिर नहीं। नेक्स्ट स्टेप, टेक अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट। लो भाई ये मैंने स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट ले लिया, इसको नॉर्थ पोल बोलेंगे, इसको साउथ पोल बोलेंगे। कहता है टूवर्ड्स द एंड बी ऑफ द कॉइल डू यू फाइंड एनी चेंज इन द गैल्वेनोमीटर। यार मैं सेम एक्सपेरिमेंट बता चुका हूं आपको, समझिएगा। नॉर्थ पोल को आप वायर की तरफ लाएंगे, वायर देखिए ये मैग्नेट है, अगर ये मैग्नेट है देन डेफिनेटली इसकी सराउंडिंग में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब ये कॉइल भी इसके मैग्नेटिक फील्ड पे लाई करती है। अगर ये कॉइल इसके मैग्नेटिक फील्ड पे लाई करती है मतलब इसके थ्रू कुछ फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही होंगी, इसके थ्रू जितनी फील्ड लाइंस क्रॉस होंगी दैट इज द फ्लक्स ऑफ दिस कॉइल। जैसे ही मैं मैग्नेट को मूव कराऊंगा, मैग्नेट के मूवमेंट से मैग्नेटिक फील्ड भी मूव करेगा और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा मतलब इसको वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस होगा, मतलब इसके थ्रू फ्लो होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर चेंज होगा, मतलब इसका फ्लक्स चेंज होगा। और जब इसका फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और इसके थ्रू इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा। इंड्यूस्ड करंट अगर आएगा मतलब निडल डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में डिस्कस कर चुका हूं। एनसीईआरटी भी वही कहती है, टेक अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इसी टाइप का एंड मूव इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द एंड बी ऑफ द कॉइल, डू यू फाइंड एनी चेंज इन द गैल्वेनोमीटर? यस, देयर इज एन ईएमएफ induced in the coil, hence the galvanometer deflected, या needle of galvanometer shows the deflection in either direction। क्लियर हो गया? ये था एक्टिविटी का रिस्पॉन्स जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ आ गया? चलिए आगे की बात करते हैं, फॉरवर्ड मूव करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट बात क्या कहना चाह रहे हैं। देयर इज अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन द needle of the galvanometer, the presence of the current in the coil AB, the deflection becomes zero the moment the motion of the magnet stops। अभी आप मैग्नेट को ला रहे, देखो ये डायग्राम है बहुत बढ़िया जो मैं ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा था ना, एनसीईआरटी ने दे रखा है।
ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, आपको कम दिख रहा होगा, मैं लिख देता हूँ। ये वही कॉइल है, ये इंसुलेटेड मटेरियल पे वाउंड है, ठीक है ना, और इसके अंदर मैग्नेट को ले जाते हैं, ले आते हैं, ले जाते हैं, ले आते हैं, ले जाते हैं, ले आते हैं। जब तक मैग्नेट मूवमेंट करता है तब तक निडल में डिफ्लेक्शन होता है। जिस टाइम पे मैग्नेट स्टॉप हो जाता है यहाँ पे डिफ्लेक्शन आना बंद हो जाता है। आगे बात समझ में? चलिए आगे बात करते हैं। नाउ विथड्रॉ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल। नाउ विथड्रॉ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल। पहले पास में ला रहे थे, अब दूर लेके जाओ। जब पास में ला रहे थे तो इधर डिफ्लेक्शन था, और दूर लेके जाओगे तो इधर डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना। चलिएगा, मतलब ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है? मोशन ऑफ द मैग्नेट पे। नाउ द गैल्वेनोमीटर इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, और उस टाइम पे कहां था? टुवर्ड्स द राइट। आगे समझिएगा, ये लिखा है राइट। तब राइट था जब टुवर्ड्स द कॉइल ला रहे थे, और लेफ्ट है जब अवे फ्रॉम द कॉइल ले जा रहे हो। शोइंग दैट द करंट इज नाउ सेट अप इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फर्स्ट। इस केस में जहां करंट मूव कर रहा था, इस बार उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करेगा। अगर आप नॉर्थ पोल को पास में लाएंगे तो अलग डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, दूर लेके जाएंगे तो अलग डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। इंडक्शन ऑफ करंट की जो डायरेक्शन है वो कौन डिस्क्राइब कर रहा था? लेंज। मैंने आपको बताया था ना, लेंज लॉ, ठीक है ना। आगे समझिएगा। प्लेस द मैग्नेट स्टेशनरी एट अ पॉइंट नियर टू द कॉइल, कीपिंग इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द एंड बी ऑफ द कॉइल। We see that the galvanometer needle deflects toward the right when the coil is moved towards the north pole of the magnet. Similarly, the needle moves towards the left when the coil is moved away. Simple है, चाहे मैग्नेट को कॉइल की तरफ घुमाएं, चाहे कॉइल को मैग्नेट की तरफ घुमाएं, बात वही है, ठीक है ना। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। When the coil is kept stationary with respect to the magnet, the deflection of the galvanometer drop to जीरो। कब तक डिफ्लेक्शन होगा? जब तक मैग्नेट मूव करती रहेगी। अगर आप मैग्नेट का मूवमेंट बंद कर देंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होना बंद हो जाएगा, करंट इंड्यूस होना बंद हो जाएगा, और जब करंट का इंड्यूस होना बंद हो जाएगा तो समझ लो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रोल क्या है? गैल्वेनोमीटर कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट। जब सर्किट में करंट ही नहीं है तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। समझ आ गई एक्सपेरिमेंट? अगर अभी आपको क्लियर ना हुआ तो एक बार फिर से उसी लेक्चर को देख लेना जो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम से डिस्कस किया था। सेकंड लास्ट होगा मेरे ख्याल से। आगे देखिए, अभी गैल्वेनोमीटर की कुंडली बताने लग गए। अ गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। कितने बार बता दिया मैंने चिल्ला चिल्ला के। The pointer remains at zero, the center of the scale for zero current flowing through it. जब बिल्कुल करंट फ्लो नहीं होगा उस टाइम पे पॉइंटर जीरो पे रहेगा। It can deflect either to the left or to the right of the zero mark depending on the direction of current. जिस टाइप से करंट की डायरेक्शन होगी उसी टाइप से डिफ्लेक्शन होगा। अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन शायद उस टाइम पे लेफ्ट साइड हो, वहीं कहीं अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन राइट साइड हो जाती है, ठीक है ना। समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। यू कैन ऑल्सो चेक दैट इफ यू हैड मूव्ड साउथ पोल, सेम कंडीशन, भाई जो नॉर्थ पोल के साथ था वही चीज साउथ पोल के साथ देखने को मिलेगी। हाँ, ये जरूर है कि नॉर्थ को जब पास लाते थे तो जो भी डिफ्लेक्शन आता था साउथ को पास लाने पे उसका रिवर्स आएगा, या फिर नॉर्थ को दूर ले जाने में जो डिफ्लेक्शन आता था साउथ को दूर ले जाने में उसका जस्ट अपोजिट आएगा। समझ आ गई बात? ये सिंपल केस है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और ये चीज मैं बहुत मजे से, बहुत मजेदार तरीके से आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं, बहुत ही प्रॉपरली एक्सप्लेन। अब ये कहते हैं माइकल फैराडे को भी पढ़ो। हाँ यार, पढ़ लेते हैं, बड़ा आदमी है, इसने इतनी बढ़िया चीज बताई अपन को। माइकल फैराडे वाज एन एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट। ही हैड नो फॉर्मल एजुकेशन। क्या बात है यार। ही वर्कड इन अ बुक बाइंडिंग शॉप ड्यूरिंग इट्स अर्ली ईयर्स। ही यूज्ड टू रीड बुक दैट केम फॉर बाइंडिंग। दिस वे फैराडे डेवलप्ड हिज इंटरेस्ट इन साइंस। He got an opportunity to listen to some public lectures by Humphrey Davy of Royal Institute. He made careful notes of Davy's lectures. शकल देखो, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट बात है। ये वो विभूति है जिसने बिना पढ़ाई लिखाई के सब काम कर दिया। Lecture and sent them to Davy. Soon he was
मेड एन असिस्टेंट इन डेवीज लेबोरेटरी, बहुत बढ़िया। एट द रॉयल इंस्टीट्यूट फेराडे मेड सेवरल पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरीज that include electromagnetic induction and the laws of electrolysis. इलेक्ट्रोलाइसिस जानते हैं ना, केमिस्ट्री में शायद पढ़ाया गया होगा आपको। इलेक्ट्रोलाइसिस, किसी मटेरियल को पानी में डालो, पानी में उसके कंस्टिट्यूट आयंस कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएं, उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। Several universities conferred on him the honorary degrees, but he turned down such honors. Faraday loved his science work more than any honor. ठीक है ना, समझ में आ गया। ये कौन थे भाई? माइकल फेराडे, 1791 से 1867 तक जीते रहे। इनके बारे में जानना जरूरी है। आप वो लोग हैं, मतलब बोलना नहीं ऐसे बोल रहे हैं, आप वो लोग हैं कि आपको पुछाई कर ली जाए अगर क्लास लगा के कि मुझे 10 क्वेश्चन पूछने हैं, तो आपके कितनी सारी एक्सक्यूजेस तैयार हो जाते हैं। सर मैं ये कर रहा था इसलिए मेरे से नहीं बन रहा, वो कर रहा था इसलिए नहीं बन रहा। देखिए इस व्यक्ति को, ठीक है ना, इन सब के बावजूद भी क्या हालत थी। बुक बाइंडिंग शॉप में काम करते थे। आपको तो अगर एक दिन डाटा खत्म हो जाए तो आप बुक उठा के रीड नहीं करते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत हैं, आप गलत तो हो ही नहीं सकते हैं। मेरा मतलब हमारे पास इतने सारे एक्सक्यूजेस होते हैं, हम काम नहीं करना चाहते हैं, हम बहाने ढूंढते हैं। हमारे चारों तरफ इतने सारे रिसोर्सेस हो गए पढ़ाई के कि हमको लगता है कि पढ़ाई करवा के आपको जबरदस्ती प्रेशराइज किया जा रहा है, जबरदस्ती आपसे पढ़वाया जा रहा है। जरूरी नहीं है भाई, नहीं मन लगता जबरदस्ती मत कीजिए। इतने सारे रिसोर्सेज के बाद भी आपके पास सैकड़ों एक्सक्यूजेस होते हैं। इनकी बात करिए, बुक बाइंडिंग शॉप में काम करते थे, इतने बड़े मोटिवेशन आपके पास है। कई लोग कहते हैं सर आप मोटिवेट नहीं करते बच्चों को, डिमोटिवेट। डिमोटिवेशन क्या, बुक रीड करिए ना। हम हमेशा यही कहते हैं, कोई भी टीचर शायद कोई बोलता होगा बुक पढ़ने को, मैं तो हमेशा बोलता हूँ बुक रीड करिए, बुक रीड करिए। पूरा दिन जितने बार मेरी आपकी बात मुलाकात यही बोलता हूँ कि बुक रीड करिए, बुक रीड करिए। परीक्षा दीजिए, जितनी ज़्यादा परीक्षा देंगे उतना आपको पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ लिया, क्या कर लिया और कितनी जरूरत है आपको। आप परीक्षा से भी डरते हो, बुक रीडिंग से भी डरते हो। देख रहे हैं आप, ये वही व्यक्ति आपके सामने कितना बड़ा मोटिवेशन लेके आया। कोई चीज काम नहीं आएगी, इन्हीं को पढ़ लो, इन्हीं के बारे में सोच लो यार, कैसे मैनेज करा होगा बंदे ने। तो सीधा है कि आप भी वो कोशिश करिए। एक्सक्यूजेस से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान है। सितंबर गुजर गया, 3-4 महीने में 10th खत्म हो जाएगी, ऐसे कुछ महीनों में 12th खत्म हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। तो हम अगर ऐसे टाइम जाने देंगे ना, जाता रहेगा ज्यादा। आप एक्सक्यूजेस बनाते रहिए, मेरा कुछ नहीं जाता। मैं अभी बोल रहा हूं, मुझे ज्यादा आपसे लेना देना है, ज्यादा रिलेशन है मेरा आपका, तो मैं बोल रहा हूं, कल को नहीं बोलूंगा, या मेरी जगह कोई थर्ड पर्सन होगा तो नहीं बोलेगा। क्यों बोलेगा? तो आपको खुद से ही प्रिपेयर रहना है। आपके पास एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए, गलत चीज है। आपके पास एफर्ट्स होने चाहिए। हाँ, एफर्ट्स में आप कहिए कि नहीं मास्टर मैंने पूरा प्रयास किया, अब नहीं हो सका तो तुम देख लो क्यों नहीं हो सका, बाकी मैंने अपनी कोशिश में कमी नहीं करी। उल्टा अगर आप हमारे पास एक्सक्यूजेस लेके आएंगे, सर वो ये प्रॉब्लम, सर वो प्रॉब्लम, तो वो चीज गलत हो जाती है। ठीक है ना, चलिए कोशिश कीजिए, आगे बात करते हैं। इसके बाद क्या होता है, माइकल फेराडे को जान लिया आपने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को जान लिया, डायरेक्शन के बारे में भी बता चुका हूँ, मैं ज़्यादा बता चुका हूँ। एनसीईआरटी में आपके लेवल का लिखा होगा, आपके सिलेबस का, मैंने इससे ज़्यादा ही आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आपको लगने लगे कुछ कम है, आप वापस से एक बार उनको रिवाइज कीजिएगा। Let us now perform a variation of activity in which the moving magnet is replaced by the current carrying coil. समझिएगा, इन्होंने कहा ना मूविंग मैग्नेट। मूविंग मैग्नेट का मतलब है वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। बात को समझिएगा, क्या है? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। और इधर पे इन्हें क्या रख दिया? करंट कैरिंग कॉइल। आपको अच्छे से मालूम है करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है? सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट भी क्या होता है? सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप एक मैग्नेट रखे हो, उसके सराउंडिंग में क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर रखे हो तो भी सराउंडिंग में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये मूविंग मैग्नेट है, मतलब मैग्नेट खुद भी मूव कर रहा है, इसका मतलब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। वहीं करंट कैरिंग कॉइल में अगर आप करंट का अमाउंट वेरी कराते हो, करंट का अमाउंट वेरी कराते हो, तो इसकी सराउंडिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होगी? वेरिएबल होगी। वो भी क्या होगी? वेरिएबल। तो इंडक्शन के लिए नीड क्या है? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्शन के लिए नीड क्या है? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। तो वो वेरिएशन चाहे आप मूविंग मैग्नेट से डेवलप करिए और चाहे वेरिएबल करंट कैरिंग कॉइल से डेवलप करिए। समझ में आ गया? मैग्नेट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, current carrying coil is the source of magnetic field. For the electromagnetic induction,
we have to we need to moving magnet और मूविंग मैग्नेटिक फील्ड। तो मूविंग मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोवाइड कर सकते हैं। कौन कौन? मूविंग मैग्नेट भी और वेरिएबल करंट कैरिंग कॉइल भी। वेरिएबल करंट कैरिंग कॉइल, तो इन्होंने बोला कि आगे जाके अपन क्या करेंगे, मूविंग मैग्नेट की जगह पे क्या रख लेंगे, वेरिएबल करंट कैरिंग कॉइल। कौन सी रख लेंगे? वेरिएबल करंट कैरिंग कॉइल। अब करंट वेरी कैसे कराएंगे? स्विच आपके पास है, करंट को रेगुलेटर से बढ़ा दीजिए चाहे घटा दीजिए, करंट को चाहे बढ़ा दीजिए चाहे घटा दीजिए, आपकी चॉइस है, आपकी सुविधा है, ठीक है ना। चलिए ये कह रहे हैं, आगे आगे बात करते हैं। घबराना नहीं है, सारी चीजें बहुत आराम से पढ़नी है। इसी के बाद वही मॉडिफाई होके जाएगा, ये देख लीजिए आप। अब ये क्या होगी, मैग्नेट रखना था इधर पे, मैग्नेट को मूव कराना था, उसकी जगह क्या रख दिया, करंट कैरिंग कॉइल रख दिया। और करंट फ्लो होता है, वेरिएबल करंट फ्लो होता है। कैसा करंट फ्लो होता है? वेरिएबल, मतलब स्विच के थ्रू करंट के ऊपर प्लस माइनस रेगुलेटर लगा होगा, रियोस्टेट लगा होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। In this activity, we observe that as soon the current in coil 1 reaches either steady value or zero, the galvanometer in coil 2 shows no deflection. जब तक पहले वाले में करंट क्या है, जीरो है, तब तक उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। लेकिन जब करंट का अपन अमाउंट कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, या कंटिन्यूअसली डिक्रीज करते हैं तो भी ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। वही कहानी है, रिपीट नहीं करते हैं, आगे बात आते हैं। अब इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता करने के लिए अपन फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। कैसे? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है कैसे? जल्दी से पहले अपना राइट हैंड निकालो, उसकी मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करो। कर दिया? अब समझना, करंट फील्ड फोर्स, करंट फील्ड फोर्स, फोर्स मतलब मोशन, ठीक है, समझना। अगर आप प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, अगर प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, फोर फिंगर की डायरेक्शन में, कहाँ पे है, फोर फिंगर की डायरेक्शन में, ठीक है। और कॉइल का मूवमेंट किधर हो रहा है, थंब की डायरेक्शन में। भाई करंट फील्ड फोर्स, ये बताया था ना मैंने, करंट फील्ड फोर्स, करंट फील्ड फोर्स। अगर प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है, अलोंग द फोर फिंगर, और मोशन ऑफ कंडक्टर, मोशन ऑफ कंडक्टर कहां है, अलोंग द थंब, तो करंट कहां इंड्यूस होगा, अलोंग द मिडिल फिंगर। व्हेनेवर वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड्स, middle finger, forefinger and thumb mutually perpendicular, and the magnetic field directed along the forefinger and motion of conductor along the thumb, then induced current in the conductor will flow along the direction of middle finger। वही चीज इधर पे बताई गई है, समझ में आ गया। हालांकि ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है ना। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल। सिंपल बात, किस किस तरीके से हम करंट इंड्यूस करा सकते हैं। मैंने शुरू में एक वर्ड बोल दिया था, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका फॉर्मूला होता है एम बी कॉस थीटा। क्या होता है? एम बी कॉस थीटा। एम मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, बी मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड, और कॉस थीटा मतलब वही जो कॉस थीटा, ठीक है। सॉरी, एम बी कॉस थीटा नहीं, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ए मतलब एरिया ऑफ कॉइल, और थीटा इज द एंगल बिटवीन द फील्ड एंड एरिया। थीटा इज द एंगल बिटवीन द फील्ड एंड एरिया। आपके पास कोई कॉइल है, ठीक है ना, इस कॉइल से लिंक्ड अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कराते हो, किसको वेरी कराते हो, मैग्नेटिक फील्ड को। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कराते हो तो ईएमएफ इंड्यूस होगा और इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगेगा। अब फील्ड को वेरी कराने के लिए क्या क्या कर सकते हो, अगर आपके पास सोर्स मैग्नेट है, सोर्स कौन है, मैग्नेट, तो मैग्नेट और कॉइल के बीच की रिलेटिव मोशन, मैग्नेट और कॉइल के बीच की जो रिलेटिव मोशन है उससे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है। कैसे? कॉइल और मैग्नेट के बीच की जो रिलेटिव मोशन है उसके थ्रू भी क्या हो सकता है, बी में वेरिएशन हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टिंग कॉइल है। क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टिंग कॉइल। समझ रहे हैं बात को? तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको करंट में वेरिएशन करना पड़ेगा।
क्या समझा आपने? इंड्यूस करंट के लिए क्या चाहिए? मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन। फ्लक्स में वेरिएशन कैसे पॉसिबल है? ड्यू टू द वेरिएशन इन फील्ड। फील्ड को वेरी कैसे कराना है? अगर फील्ड के लिए सोर्स मैग्नेट है तो मैग्नेट और कॉइल के बीच में क्या कराओ? रिलेटिव मोशन। क्या कराओ? रिलेटिव मोशन। अगर रिलेटिव मोशन होगी, अगर रिलेटिव मोशन होगी तो बी में चेंज होगा, और अगर बी में चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और इंड्यूस करंट फ्लो होने लगेगा। लेकिन अगर आपके पास सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेट नहीं है, क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर, फिर कैसे कराओगे? करंट कैरिंग कंडक्टर में वेरिएबल अमाउंट का करंट फ्लो कराएंगे। कैसे वेरिएबल? या तो करंट इंक्रीजिंग होगा या करंट डिक्रीजिंग होगा, मतलब करंट वेरिएबल होगा। करंट वेरिएबल होगा, प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल होगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरिएबल है मतलब कि चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा और इसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगेगा। आ गया समझ में? इंडक्शन भी क्लियर हो गया। अब एनसीईआरटी की लैंग्वेज में आपके सामने इलेक्ट्रिक जनरेटर है। क्या है? इलेक्ट्रिक जनरेटर। मैंने भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ऑलरेडी जनरेटर बहुत प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है ना? अब समझिएगा एनसीईआरटी की लैंग्वेज में क्या डिफरेंट है। कुछ भी नहीं, बेस्ड ऑन द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है भाई, सबको ही जानता है। द एक्सपेरिमेंट स्टडीड अबव जनरेट इंड्यूस्ड करंट, ठीक है भाई, इंड्यूस करंट की जनरेशन पर डिपेंड करता है। विच इज यूजुअली वेरी स्मॉल, दिस प्रिंसिपल इज आल्सो एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस लार्ज करंट फॉर यूज इन होम्स एंड इंडस्ट्री। इन एन यूज इन होम्स एंड इंडस्ट्री, इन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी इज यूज्ड टू रोटेट, मैकेनिकल एनर्जी इज यूज्ड टू रोटेट द कंडक्टर। बताया था ना, मोशन ऑफ कंडक्टर। मोशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर अगर मूव नहीं करेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, इंड्यूस करंट नहीं आएगा। मतलब मोशन ऑफ कंडक्टर बहुत जरूरत है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या करती है? उसको रोटेट कराती है, और रोटेशन की वजह से क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है और इंड्यूस करंट फ्लो होने लगता है। मतलब जनरेटर में क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ती है। वो मैकेनिकल एनर्जी क्या करती है? कॉइल को रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड में, और जब कोई कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होती है तो मिडिल फिंगर की डायरेक्शन में इंड्यूस करंट फ्लो होने लगता है। चलिए, जनरेटर आपको डायग्राम में दिया है, ध्यान से देख लो यार। दिख रहा है डायग्राम? जनरेटर का डायग्राम दिख रहा है? अच्छे से देखो, बहुत जरूरी है। ये दिख रहा है आपको, ठीक है? देख लिया? दो बड़े बड़े मैग्नेट लगे हैं। काहे के लिए लगे हैं? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए। क्यों लगे हैं? मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करने के लिए। बीच में कॉइल लगी है, कॉइल के साथ एक्सल, और एक्सल के साथ मोटर लगी होगी, इसमें दिखा नहीं रहा। मोटर का रोल है इस कॉइल को मूव कराना, इस कॉइल को मूव कराना। ऐसे मूव कर रही है, ये मूव कर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मोशन। ये देखो ना, कॉइल ऐसी रखी, कॉइल ऐसी आ रखी है, ठीक है? कॉइल में ये हो रहा क्या? मोशन। तो इंड्यूस करंट कहाँ आएगा? परपेंडिकुलर इनवर्ड। ये करंट इंड्यूस हो गया। लो भैया, ये करंट इंड्यूस हो गया। आ गया समझ में? अब इंड्यूस करंट तो आया। अगर इसमें स्लिप रिंग्स लगी हैं, अगर इसमें स्लिप रिंग्स लगी हैं तो एसी करंट, स्प्लिट रिंग लगी हैं तो डीसी करंट, ठीक है? आगे समझिएगा इसको। अब वही वर्किंग लिखी है इसमें बढ़िया, जो वर्किंग मैंने भी एक्सप्लेन कर रखी है आपको। खत्म, जनरेटर कंप्लीट, चैप्टर खत्म। इसके बाद आते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि देख लो, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है जनरेटर? बताइए। जनरेटर काम करता है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। किस पे काम करता है? प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। नेम सम सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट के दूसरे सोर्सेज क्या है? एक तो जनरेटर है ही, है ना? जनरेटर से अपन क्या है? प्रोड्यूस कर सकते हैं। और क्या हो सकता है? विच सोर्सेज प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट। वो सोर्स अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं जिनमें फ्रीक्वेंसी वेरी करती है, ठीक है ना? चूज द करेक्ट ऑप्शन। A rectangular coil of copper wire is rotated in a magnetic field. The direction of induced current changes one in each. ठीक है ना? समझना। Rectangular coil of copper wire rotated in a magnetic field. The direction of induced current changes once in each. एक बार किस किस में करेक्ट वो चेंज होगा? 2 रेवोल्यूशन में, 1 रेवोल्यूशन में, 1/4 रेवोल्यूशन में, हाफ रेवोल्यूशन में। हाफ रेवोल्यूशन में चेंज होता है भाई। हाफ रेवोल्यूशन के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। हाफ रेवोल्यूशन के बाद, किसके बाद?
हाफ रेवोल्यूशन। अब आखिरी में आता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इसको अब बाद में डिस्कस करेंगे। तो कोई मुश्किल लग रही है क्या आपको? एनसीईआरटी से अपन ने देखा कि हर वो चीज हमें पहले से मालूम है जो इस एनसीईआरटी में डिस्कस की गई है, मैं आपके सामने पहले से रख चुका हूं, और बहुत ही आसान वोकेबुलरी के टर्म्स में, ठीक है ना, कुछ मुश्किल है नहीं ना, है बुक का कोना कोना पढ़ना है, एक भी वर्ड हमें नया ना मिल जाए जो हमने पहले डिस्कस ना किया हो, ठीक है ना, कोई मुश्किल है नहीं ना, नोट करिए जो नई चीज मिली हो, बाकी अपन अगले क्लास में बात करते हैं, ठीक है ना।